नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं राजवीर सिंह और आज आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीबी एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बेसिकली मैं कंपटीशन में हिस्ट्री और राजस्थान का कल्चर पढ़ाया करता हूं। आज मैं लेके आया हूं आप सबके सामने 12th के जो बच्चे हैं, जो 12वीं कक्षा के जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए 12th का इतिहास का हम लेसन लेंगे आज पार्ट नंबर 4, क्योंकि यहाँ से आपके सिलेबस में 10 नंबर के क्वेश्चन फुटअप होंगे। ठीक है, चौथा जो आपका पार्ट है, इस लेसन में मुस्लिम जो आक्रमण होते हैं भारत के ऊपर, वो आक्रमण क्यों होते हैं, उन आक्रमणों का भारत की संस्कृति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और इस दौरान भारतीय संस्कृति का यूरोपीय देशों में या अरब कंट्रीज में क्या प्रभाव पड़ता है, उन सारी बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे। मुस्लिम आक्रमण आपका चैप्टर है, कक्षा 12 की जो बुक है उसमें पार्ट नंबर 4। ठीक है साथियों, ध्यान देना, पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 1 नहीं है, अध्याय नंबर 4 अरब आक्रमण। ठीक है, तो भारत के ऊपर जो अरब कंट्रीज हैं, यानी कि सिंधु जो अपनी नदी है, सिंधु नदी की दिशा से जो आक्रमण हुए थे, उन आक्रमणों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अरब आक्रमणकारियों ने भारत के ऊपर आक्रमण क्यों किए, क्या कारण रहे होंगे, क्या वजह होगी जब उन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किए, तो उन कारणों के बारे में सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, उन कारणों में देखो, विशेषकर जब भी कोई दूसरा राज्य किसी दूसरे राज्य के ऊपर आक्रमण करता था तो मुख्यतः 3-4 उसके महत्वपूर्ण कारण हुआ करते थे। पहला, उस राज्य का महत्वाकांक्षी होना। दूसरा, उस राज्य का राज्य विस्तार नीति के तहत आक्रमण करना। तीसरा, धन या लोभ की लालसा होना। ठीक है, यहां पर एक और चौथा कारण जुड़ जाता है, वो है इस्लाम का प्रचार। क्या था? इस्लाम का प्रसार करना। प्रसार कह दो या इसी को प्रचार कह दो। ठीक है, तो अरबियों ने भारत के ऊपर आक्रमण क्यों किया? पहला कारण है इस्लाम का प्रसार करने के लिए उन्होंने क्या किया? आक्रमण किया। दूसरा है राज्य विस्तार नीति, यानी अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करने के लिए, यानी अपने राज्य को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया? आक्रमण किया। अगर वहां की सेना भारतीय सेनाओं से युद्ध करती है और भारत देश के ऊपर या सिंध प्रदेश के ऊपर उनका अधिकार हो जाता है, तो उनका क्या हो जाएगा? राज्य विस्तार हो जाएगा। तीसरा यहां पर महत्वपूर्ण जो कारण आता है वो है धन का लोभ होना। धन लूटने के लिए, धन लूटने के लिए उन्होंने क्या किया? आक्रमण किया। ठीक है साथियों, तो ये थी महत्वाकांक्षाएं जब अरबी आक्रमणकारियों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया। क्यों किया? कारण तीनों आपके सामने हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, यहां से अगर आपका क्वेश्चन बनता है तो बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा या तो 1 नंबर का या फिर 2 नंबर का। ठीक है, तो इस्लाम का प्रसार करने के लिए राज्य विस्तार नीति के तहत उन्होंने आक्रमण किया होगा, या फिर धन लूटने के लिए या धन की लालसा के चलते उन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया था। यहां तक क्लियर है? अब बात करते हैं अरब आक्रमणकारियों ने भारत के ऊपर आक्रमण कब किया। ठीक है साथियों, तो यहां से देखना, आपकी बुक में कुछ है उसको हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम वही देखेंगे जो एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो देखना, पहली बात बेटा यहां पे ध्यान देना, अरब आक्रमणकारियों ने 642 ईसा से 650 ईसा के दौरान मध्य एशिया के ऊपर अपना अधिकार कर लिया था। कब से कब तक? 642 ईसा से 650 ईसा तक मध्य एशिया के ऊपर
अधिकार कर लिया, यानी कि अरबियों का मध्य एशिया के ऊपर अधिकार हो जाता है। 642 से 650 के मध्य तक मध्य एशिया के ऊपर अरब आक्रमणकारियों का अधिकार हो जाता है। उसके बाद देखो, ये भारतीय सीमा के जो भारतीय सीमा है उस तक पहुंचने के लिए काफ़ी प्रयास किए, लेकिन 643 ईस्वी तक ये भारतीय सीमा तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको लाइन देखनी है। लगभग 643 ईस्वी तक अरब सेना भारतीय सीमा तक पहुंच गए, पहुंचने में सफल रहे। ठीक है, तो 642 से 650 ईसा तक मध्य एशिया पर इनका अधिकार हो जाता है अरब आक्रमणकारियों का, और 643 ईस्वी तक के अरब सेना जो है भारतीय सीमा तक पहुंचने में सफल हो जाती है। अभी तक इन्होंने भारत में प्रवेश नहीं किया है, केवल भारतीय सीमा में पहुंचने में इनको जो है सफलता प्राप्त हुई है। सीमा के अंदर अभी तक इनका प्रवेश नहीं होता है। ठीक है साथियों, अगर सिंध की तरफ से आ रहे हैं तो इनके सामने बड़ी चुनौती होगी सिंधु नदी। कौन सी नदी होगी? सिंधु नदी। सिंधु नदी को इनको पार करके भारत की तरफ आगे बढ़ना होगा, तो सिंधु नदी भी इनके पास क्या थी? एक बड़ी चुनौती थी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहां पर देखना, भारत में सर्वप्रथम जो है अरब आक्रमणकारियों ने किस जगह पर अपना आक्रमण किया था, यह क्वेश्चन आपका यहां से बनता है। ठीक है, 1 नंबर का यहां से आपका क्वेश्चन बन जाता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण, भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण, ठीक है, अपना मुंबई का नाम सुना होगा। मुंबई में एक जगह है थाने। कौन सा जगह है? थाने। और थाने में भी एक जगह का नाम है देवल। क्या नाम है? देवल। तो सर्वप्रथम इन्होंने जो आक्रमण किया था वो किया था थाना नामक स्थान पर, मुंबई के थाने पर। तो आक्रमण कब किया? बंबई के थाने पर इन्होंने आक्रमण किया, और आक्रमण करने की तिथि क्या थी? तो वो थी आपकी 636 ईस्वी। सर्वप्रथम आक्रमण मुंबई के थाने पर 636 ईस्वी में किया, लेकिन यहां उन्हें असफलता का सामना करना पड़ता है। यहां उन्हें असफलता का सामना करना पड़ता है। सामना करना पड़ा। ठीक है, तो भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया बंबई के थाने नामक स्थान पर। बंबई के थाने नामक स्थान पर सर्वप्रथम आक्रमण करते हैं, और कब किया? 636 ईस्वी में किया। लेकिन यहां से अरब आक्रमणकारियों को केवल निराशा हाथ लगी, वो यहां पर सफल नहीं हुए। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अपनी नोटबुक में आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ध्यान देना, ये जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है, इतिहास है, थोड़ा सा आपको इसमें गौर से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा आपको बोर लगेगा। जहां भूमिका बनाने की बात आएगी वहां मैं भूमिका बनाऊंगा। अभी भूमिका बना रहे हैं हम, इसकी पृष्ठभूमि हम तैयार कर रहे हैं चैप्टर की। आगे जो है आपके लिए इंटरेस्टिंग चीजें इसमें आएंगी, आपको वो बहुत ही मनोरंजक लगेगी। ठीक है, तो हिस्ट्री इतना बोरियत वाला सब्जेक्ट भी नहीं है। ठीक है, यहां से आपके 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ठीक है। अब देखो, जब अरब आक्रमणकारी भारत पर अगर आक्रमण करेंगे तो उनके रास्ते में मैंने बताया कौन सी नदी आएगी, सिंधु नदी आएगी। कौन सी आएगी? सिंधु नदी। उनके सामने दो चुनौतियां थी, एक तो सिंधु नदी, दूसरी उस समय सिंधु का जो सम्राट या जो राजा था वो था दाहिर सेन। और दाहिर सेन अपने आप में एक बहुत महान सम्राट था और बहुत ही योद्धा, कुशल योद्धा था। इसलिए बहुत बड़ी दाहिर सेन की सेना थी और दाहिर सेन की सेना से मुकाबला करना उनके लिए यानी अरब आक्रमणकारियों के लिए चुनौती साबित हो रही थी। तो दो चुनौतियां थी अरब आक्रमणकारियों के सामने, एक सिंधु नदी को पार करना, दूसरा सिंधु का या देवल का राजा कौन? दाहिर सेन। ठीक है, तो हम बात करेंगे आगे अब सिंधु नदी। सिंधु पर अरबियों का आक्रमण। अरबों का आक्रमण, ठीक है। और विरोध में कौन था इनके? दाहिर सेन। दाहिर सेन, ठीक है। उस समय सिंधु का सम्राट कौन था? दाहिर सेन। तो सिंधु के ऊपर जब अरब आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया उस समय सिंधु का शासक कौन था? दाहिर सेन। हुआ क्या कि 711 ईस्वी में, कब की बात कर रहा हूं? 711 ईस्वी के आसपास अरबियों की जो एक जहाज थी जो समुद्र से ये नदी से होकर जा रही थी, एक मालवाहक इनका पोत था अरबियों का, उस पोत को सिंधु के डाकू ने लूट लिया। सिंधु के समुद्री डाकुओं ने। अरबी जहाज को लूटा। अब अरबी जहाज को जब सिंधु के समुद्री डाकुओं ने लूट लिया तो जब अरब का खलीफा कौन था? खलीफा वलीद, जो अरब का खलीफा था जिसका नाम था वलीद, तो खलीफा वलीद इस बात से नाराज हो गया और उसको एक एक्सक्यूज यानी एक बहाना मिल गया सिंधु के ऊपर आक्रमण करने का कि भाई आपके क्षेत्र में हमारी जहाज लूट ली जाती है, मतलब कहीं ना कहीं आपके राज्य की या फिर सम्राट की इसमें क्या है? सह है, यानी राजा की सह से या साजिश से हमारे जहाज लूटे जा रहे हैं। ये बात कौन कहता है? ये कहता है अरब का खलीफा वलीद। कौन कहता है? खलीफा वलीद। नाम याद रखना, खलीफा वलीद। कौन था? खलीफा वलीद था। और खलीफा वलीद ने क्या किया? नाराज हो गया और नाराज होकर इसने सिंधु के ऊपर आक्रमण करने के लिए गवर्नर हजाज के नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी भेजी। क्या किया? गवर्नर हजाज के नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी भेजता है, लेकिन हजाज के नेतृत्व में भेजी हुई उस सेना को दो बार प्रारंभिक के जो दो अभियान थे उन दोनों अभियानों में हार का सामना करना पड़ता है। ठीक है, यानी नाराज खलीफा वलीद ने सिंध के ऊपर आक्रमण के लिए सेना भेजी, लेकिन सेना के प्रारंभिक दोनों अभियानों में सेना को दाहिर सेन से हारना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा, या अरब की सेना का जो है पराजय का सामना उसको करना पड़ा। ठीक है साथियों, तो वालिद ने किसको भेजा? गवर्नर हजाज के नेतृत्व में सेना भेजी। सेना भेजी, लेकिन सेना का परिणाम क्या आया? हार का सामना करना पड़ा। हार का सामना करना पड़ा। हार का सामना करना पड़ा। जब गवर्नर हजाज को प्रारंभिक दोनों सैनिक अभियानों में
सम्राट दाहिर सेन से हारना पड़ा तो हज्जाज ने क्या किया, अगली बार अपने भतीजे एवं अपने दामाद, कौन था, हज्जाज, गवर्नर हज्जाज का भतीजा और दामाद जिसका नाम था 17 वर्षीय नवयुग था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। बड़ा एक खतरनाक आदमी था भाई ये मोहम्मद बिन कासिम। कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। और ये मोहम्मद बिन कासिम जो है ये गवर्नर हज्जाज का दामाद भी था और क्या था, इसका चचेरा भाई भी था। ठीक है, तो हज्जाज ने क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम को, किसको भेजा, मोहम्मद बिन कासिम को यहां पर भेजता है। और कासिम ने क्या किया, देवल पहुंचते ही, सिंधु का जो नगर था कौन सा था, देवल, ध्यान देना, इसको देवल भेजा। और देवल का शासक उस समय कौन था, दाहिर सेन था। कौन था देवल का शासक, दाहिर सेन। अब मोहम्मद बिन कासिम देवल पहुंचते ही क्या करता है, देवल नगर की चारों ओर से घेरेबंदी प्रारंभ कर देता है। क्या कर देता है, देवल नगर की चारों ओर से घेरेबंदी प्रारंभ कर देता है। घेरेबंदी प्रारंभ कर दी, लेकिन बीच में, घेरेबंदी के बीच में नगर के बाहर की तरफ एक विशाल 120 फुट ऊंचा विशाल मंदिर बना हुआ था। और ये मंदिर मोहम्मद बिन कासिम के लिए चुनौती साबित हो रहा था। क्या हो रहा था, चुनौती साबित हो रहा था। चुनौती साबित क्यों हो रहा था, क्योंकि इस मंदिर के ऊपर एक वहां के शासक का या वहां का राज्य का एक ध्वज लहरा रहा था और उस ध्वज के ऊपर एक ताबीज बंधा हुआ था। जब मोहम्मद बिन कासिम को सफलता नहीं मिलती देखी तो मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, उस मंदिर के एक पुरोहित को अपनी ओर मिला लिया, यानी उस पुरोहित को लालच दे दिया और उस पुरोहित ने राज्य के साथ धोखा करके उस मंदिर का या राज्य का जो भेद था वो भेद बता दिया। किसको, मोहम्मद बिन कासिम को बता देता है। मोहम्मद बिन कासिम को भेद पता लग गया कि इस ध्वज के ऊपर जो ताबीज बंधा हुआ है, इस राज्य की सारी ताकत उस ध्वज में या फिर उस ताबीज में है। ठीक है, तो क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम ने उस ताबीज को काट दिया और झंडे को हटा करके वहां से नीचे गिरा दिया। अब जब ध्वज या झंडा वहां से नीचे गिरा दिया जाता है तो देवल साम्राज्य या फिर दाहिर सेन की जो सेना थी, सेना का जो हौसला था वो हौसला बिल्कुल ही स्लो हो जाता है। यानी दाहिर सेन की सेना हतोत्साहित नहीं हो पाई, क्या हो गई, बिल्कुल ही कमजोर पड़ गई। जब ध्वज गिरता देखा तो उनकी सेना का मनोबल जो है वो गिर गया और सेना युद्ध करने के काबिल नहीं रही थी। ये बात जब पता लगती है किसको, दाहिर सेन को, तो दाहिर सेन के सामने दो ही रास्ते थे, या तो मोहम्मद बिन कासिम की अधीनता स्वीकार कर ले यानी उसका गुलाम बन जाए और संपूर्ण राज्य किसको सौंप दे, मोहम्मद बिन कासिम को सौंप दे। दूसरा रास्ता क्या था कि जोश भरे अपनी सेना में और बहादुरी पूर्ण युद्ध करे और मोहम्मद बिन कासिम के साथ में युद्ध के मैदान में खड़ा हो जाए और दोनों सेनाओं के मध्य भयंकर युद्ध के लिए वो तैयार हो जाए। दाहिर सेन ने सिर झुकाने के बजाय सिर काटना या सिर कटवाना उचित समझा और दाहिर सेन ने युद्ध के लिए चुनौती दे दी। अब हुआ क्या, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको आगे बता सकूं। ठीक है, अब देवल में या सिंध में आपके सामने कौन है, मोहम्मद बिन कासिम, और दूसरी तरफ कौन है, दाहिर सेन। कौन है साथियों, दाहिर सेन। कहानी पूरी बताऊंगा लेकिन आपको लिखना उतना ही जितना इंपॉर्टेंट जो मैं आपको लिखाऊं वही आपको बुक में लिखना है, बाकी कहानी आपको बुक में नहीं लिखनी है, बस कहानी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहां पर देखना मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, वर्सेज
दाहिर सेन, एक महान राजा। ठीक है, सेना हो गया, सेन है, दाहिर सेन। तो दाहिर सेन युद्ध के मैदान में आ जाता है। दोनों सेनाएं आमने सामने होती हैं, दोनों सेनाएं आमने सामने होती हैं। एक तरफ सेना है मोहम्मद बिन कासिम की और दूसरी तरफ सेना है किसकी? दाहिर सेन की। किसकी सेना है? दाहिर सेन की। दोनों सेनाएं युद्ध के मैदान में खड़ी हैं। होता क्या है, दोनों सेनाएं जैसे नजदीक आती हैं और एक दूसरे के ऊपर मरने या मारने के लिए युद्ध करती हैं, तलवारें चलाती हैं। उस समय युद्ध के दौरान दाहिर सेन अपने साथियों के संग अरब सेना के मध्य भाग तक पहुंच जाता है। कहां तक पहुंच जाता है? युद्ध करते हुए, अरबी सैनिकों के सर कलम करते हुए दाहिर सेन अपने साथियों के संग अरबी सेना के मध्य भाग तक पहुंच जाता है। अचानक ही, एकाएक ही हाथी पर सवार दाहिर सेन के सीने में एक तीर आकर लग जाता है और वो तीर लगने से दाहिर सेन वीर गति को प्राप्त हो जाता है। तो लड़ता हुआ दाहिर सेन, युद्ध में लड़ता हुआ दाहिर सेन वीर गति को प्राप्त हो जाता है। और उसके बाद में दाहिर सेन की पत्नी, जिसका नाम था रानी बाई, क्या नाम था? रानी बाई। रानी बाई ने कुछ समय के लिए युद्ध को, स्थिति को संभाले हुए रखा, लेकिन जब युद्ध में हार तय होने लगी तो रानी बाई ने क्या किया? जौहर संपन्न किया। क्या कर लिया? जौहर संपन्न कर लिया। देखो, जौहर का मतलब यहां पर होता है जब वीरांगनाएं, जब कोई शासक या जो महान पुरुष या कोई वीर योद्धा युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाता है, यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उसकी वीरांगनाएं क्या करती हैं? अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए वो क्या करती हैं? आग में जलकर, आग में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। उसको क्या कहते हैं? जौहर कहते हैं। जब वीर पुरुष या वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त होते हैं उसे केसरिया कहते हैं। और जो वीरांगनाएं जौहर संपन्न करती हैं अग्नि में अपनी प्राणों की आहुति देकर, उसे जौहर कहते हैं। जब केसरिया और जौहर दोनों संपन्न हो जाएं तब उसे कहते हैं साका। ये आपके यहाँ की काम की चीज़ नहीं है, कंपटीशन में चलता है ये। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में नहीं रखना होगा। ठीक है साथियों, इस प्रकार से युद्ध में दाहिर सेन की मृत्यु हो जाती है और अंततः 720 जून 712 ईस्वी को, कब? 20 जून 712 ईस्वी को रावर के युद्ध में भारतीय सेनाओं की हार हुई। तथा देवल एवं ब्राह्मणवाद पर मोहम्मद बिन कासिम का अधिकार हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार 20 जून 712 ईस्वी को रावर के युद्ध में, कौन से युद्ध में? रावर के युद्ध में भारतीय सेनाओं की हार होती है। दाहिर सेन वीर गति को प्राप्त होते हैं और देवल एवं ब्राह्मणवाद सिंधु के नगर हैं, इनके ऊपर मोहम्मद बिन कासिम का अधिकार हो जाता है। अब देखना, मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर अधिकार करने के बाद में दाहिर सेन की दूसरी पत्नी, जिसका नाम था लाडी बाई, क्या नाम था? लाडी बाई, तथा दाहिर सेन की 2 पुत्रियां थी, सूर्य देवी और परमल देवी। कौन थी? सूर्य देवी और परमल देवी। ठीक है, ये दोनों पुत्रियां और दूसरी रानी लाडी देवी हाथ लग जाती है किसके? मोहम्मद बिन कासिम के। किसके हाथ लग जाती है? मोहम्मद बिन कासिम के हाथ लग जाती है। पुत्रियों का नाम क्या बताया मैंने? सूर्य देवी। दूसरी कौन थी? परमल देवी। ठीक है,
दोनों पुत्रियां हाथ लग गई मोहम्मद बिन कासिम के। अब देखना मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है, इनको भेजता है किनके पास में, खलीफा वलीद के पास में। खलीफा वलीद के पास में भेजता है। खलीफा वलीद इनके सौंदर्य को देख करके, किनके, सूर्य देवी और परमल देवी के सुंदर सौंदर्यता को देख करके, इनके आवगुणों को देख करके, इनके चेहरे को ताप को देख करके इनके ऊपर क्या हो जाता है, कामुक हो जाता है और अपने प्रेम का इजहार करता है किनके सामने, सूर्य देवी और परमल देवी के सामने। तब सूर्य देवी और परमल देवी अपने माता पिता और अपने राज्य का बदला लेने के लिए, कासिम से बदला लेने के लिए कहती हैं किससे, खलीफा वलीद से, कि देखिए खलीफा वलीद, आपने हमारे सामने प्रेम का इजहार किया, ठीक है, लेकिन हम आपके काबिल नहीं हैं। तो खलीफा वलीद कहता है ऐसा क्यों? बोला ऐसा इसलिए कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमें कैद करते ही हमारा कौमार्य भंग कर दिया, अर्थात हमारा अस्तित्व या यूं कहूं कि हमारा सतीत्व भंग कर दिया, अब हम आपके काबिल नहीं रहे। तो खलीफा वलीद गुस्सा होते हैं और गुस्सा होकर कहते हैं कि मैं कासिम को बैल के चमड़े में सिलवा कर मंगवाता हूं आपके सामने। और कासिम को बैल के चमड़े में सिलवा कर मंगवाने के आदेश दे दिए जाते हैं और कासिम वलीद के पास पहुंचते पहुंचते बेचारा चमड़े की खाल में सड़ा पड़ा, गड़ा और मर के प्राण त्याग दिए। जब कासिम को चमड़े से बाहर निकाला गया सूर्य देवी और परमल देवी के समक्ष से, तो दोनों राजकुमारियों ने हंसते हुए कहा कि वलीद, इसने हमारा कौमार्य भंग नहीं किया था, लेकिन हम प्रसन्न हैं क्योंकि हमने हमारे राज्य का बदला ले लिया। अंततः खलीफा वलीद क्या करता है, इन दोनों को जिंदा जलवाने के आदेश दे देता है और राजकुमारी सूर्य देवी और परमल देवी को जिंदा जला दिया जाता है। ये थी अरब सेना के आक्रमण की कहानी। ठीक है साथियों, यहां पर देखना, इन्होंने जो रावर का युद्ध हुआ था, रावर के युद्ध के बाद में ब्राह्मणाबाद और देवल के ऊपर अधिकार हो जाता है मोहम्मद बिन कासिम का, यानी खलीफा वलीद का हो जाता है। यहां से इन्होंने क्या किया, सिंध की राजधानी आरोर और मुल्तान पर भी अधिकार कर लिया। किसके ऊपर अधिकार कर लिया? सिंध की राजधानी आरोर, इसी को आलोर भी कहते हैं। ठीक है, तो किसके ऊपर अधिकार कर लिया? सिंध की राजधानी आरोर या आलोर के ऊपर अधिकार कर लिया। साथ में इन्होंने मुल्तान के ऊपर भी अधिकार कर लिया। मुल्तान के ऊपर भी क्या हो गया? मुल्तान पर भी अधिकार हो गया। किसका हो गया? खलीफा वलीद का या फिर अरब सेना का अधिकार हो जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहां से जो इनका अधिकार हुआ तो इनको इतना सोना मिला, इतना धन मिला, और उस धन मिलने के कारण इन्होंने, कासिम को इतना धन मिला कि इन्होंने मुल्तान का नाम बदलकर स्वर्ण नगर रख दिया। क्या नाम रख दिया? अधिक धन की प्राप्ति होने के कारण मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान का नाम बदलकर स्वर्ण नगर कर दिया। क्या नाम कर दिया? स्वर्ण नगर इसका नाम कर दिया। ठीक है साथियों, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।